Hey guys and welcome back to the channel Deepak Yadav Education. Welcome to the daily current affairs of 16th of May 2021. तो गाइज आज है तारीख 16 मई 2021 और है संडे। आज की तारीख से जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स बनेंगे उन सभी करंट अफेयर्स को हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। नाउ बढ़ते हैं आगे। और गाइज अगर आप लोग को इस लेक्चर का पीडीएफ चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप सभी लोगों को टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, वहां से जाकर आप लोग इस लेक्चर के पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो। और अभी तक आपने इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन प्रेस कर लेना ताकि आप कोई भी वीडियो का नोटिफिकेशन मिस ना कर पाओ। नाउ ये है मेरी इंस्टाग्राम आईडी दीपक यादव एजुकेशन। यहाँ पर जाकर आप लोग मुझे फॉलो कर सकते हो और अपनी जितनी भी क्वेरीज हैं मुझसे पूछ सकते हो। इसका लिंक भी अगेन नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। नाउ आते हैं आर्टिकल नंबर 1 की तरफ। और ये आर्टिकल आज के टाइम का मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, लेकिन इस पे आने से पहले मैं आपको बता दूं जो आज का वीडियो है वो काफी लंबा है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे बदलाव हुए हैं। तो आगे बढ़ते रहो और उन चेंजेस को देखना और मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताना कि वो बदलाव आपको कैसे लगे हैं। नाउ इस आर्टिकल में बात करी गई है आयरन डोम सिस्टम के बारे में। तो ये जो सिस्टम है ये इजराइल के पास है। अब यहाँ पर बात क्या है, चलो हम थोड़ा सा बेसिक से देखते हैं। देखो आज के टाइम पर एक कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है किस किस के बीच में, इजराइल के बीच में और पैलेस्टीन के बीच में। अब पैलेस्टीन कहाँ पर है? ये जो वेस्ट बैंक वाला एरिया है यहाँ पर पैलेस्टीनियन रहते हैं। ऊपर उसके बाद यहाँ पे आप देख पाओगे नीचे गाजा स्ट्रिप है, इसको हम लोग गाजा पट्टी भी बोलते हैं क्योंकि ये एक पट्टी की तरह दिखाई देता है ना। और इसके अंदर भी पैलेस्टीनियन ही रहते हैं। लेकिन फर्क क्या है इस वाले एरिया और इस वाले एरिया में? इस वाले एरिया में जो ये पैलेस्टीनियन जहाँ पे रहते हैं, साथ ही साथ जो ये पट्टी है इसके अंदर कंट्रोल किसका है? इसके अंदर हमास का कंट्रोल है और यहाँ पर पैलेस्टीनियन गवर्नमेंट का कंट्रोल देखने को मिलता है। तो मतलब कि इजराइल के साथ जो ज्यादा लड़ाइयां होती हैं वो गाजा पट्टी से होती हैं, इस वाले एरिया से ज्यादा लड़ाइयां नहीं होती। ओके, अभी जो फिलहाल ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हुआ है, तो देखो कॉन्फ्लिक्ट जो ये विवाद है वो शुरू हुआ था जेरूसलम के एक एरिया है, यहाँ पर एक छोटा सा पीस ऑफ लैंड है शेख जरा, ठीक है, वहां से ये पूरा का पूरा कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हुआ था। लेकिन अभी क्या चल रहा है? अभी एयर स्ट्राइक चल रही है, रॉकेट बरसाए जा रहे हैं। तो ये कहां पर चल रहा है? तो ये आप देख पाओगे इजराइल यह है, इधर आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा हमास। तो हमास यहाँ से रॉकेट बरसा रहा है लगातार इजराइल के ऊपर और इजराइल यहाँ से एयर स्ट्राइक कर रहा है हमास के ऊपर। और इसी बीच में बहुत सारे लोगों की अभी तक जान जा चुकी है, इनफैक्ट बहुत सारे बच्चों की भी जान जा चुकी है। और हमारे हिंदुस्तान की एक महिला थी, उनकी भी इसी बीच में डेथ हुई है यहीं पर। ओके, नाउ अब क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है यहाँ पर इजराइल डोम सिस्टम के बारे में। अभी हम लोग ये कॉन्फ्लिक्ट कवर नहीं कर रहे हैं, हम लोग कवर कर रहे हैं डोम सिस्टम। तो देखो यहाँ पे एक चीज और देखने को मिलेगी कि बहुत सारी रिपोर्ट ये बताती हैं अभी तक 1700 से भी ज्यादा रॉकेट्स बरसा डाले हैं हमास ने इजराइल के ऊपर। मतलब ये जो गाजा पट्टी है यहाँ से 1700 के आसपास और 1700 से ज्यादा रॉकेट बरसा गए हैं इजराइल के ऊपर। अब इजराइल जो है इन रॉकेट से बच चुका है, इजराइल के अंदर इतना नुकसान नहीं हुआ है। क्यों? क्योंकि इजराइल के पास है आयरन डोम सिस्टम। अब हुआ ये रिलेट, ठीक है। अब ये आयरन डोम सिस्टम क्या है आप लोग यहाँ पर देख पाओगे, ये ऐसा सिस्टम है कि मान लो गाजा स्ट्रिप से, गाजा पट्टी से हमास ने रॉकेट मारा यहाँ से, तो फिर क्या होगा? इजराइल हवा हवा में इस रॉकेट को खत्म कर देगा। ये ऐसा सिस्टम है आयरन डोम सिस्टम। इससे रिलेटेड बहुत सारे वीडियोस वायरल हो रहे हैं सोशल मीडिया पर, आप लोग देख पा रहे होंगे। ट्विटर पर बहुत सारे वीडियोस देख पाओगे। वीडियो मैं यहाँ पे नहीं लगा पाया हूँ, ऐसा लगता है कॉपीराइट स्ट्राइक आ जाएगी, उसकी वजह से यहाँ पर नहीं लगाया गया है। ओके, नाउ यहाँ पे आप देख पाओगे आयरन डोम एरियल डिफेंस सिस्टम है। इसमें क्या होता है कि हमास के जितने भी रॉकेट हैं उसको ऊपर ही ऊपर मार के गिरा दिया गया है। अब यहाँ पर इस सिस्टम को आप इस पिक्चर में समझो अच्छी तरीके से, ठीक है। ये इजराइल वाला एरिया हो गया जिसको हमने अभी अच्छे से मैप में देखा था। देखो ये जो आयरन डोम सिस्टम है इसके अंदर तीन चीजें देखने को मिलती हैं। तीन चीजें क्या देखने को मिलती हैं? एक होता है रडार डिटेक्शन यूनिट, दूसरा होता है बैटल मैनेजमेंट कंट्रोल, तीसरा होता है मिसाइल फायरिंग यूनिट। ओके, इन तीनों को मिलाकर हम लोग बोलते हैं ये पूरा का पूरा बैटरी सिस्टम है। ओके, तो यहाँ पे आप देख पाओगे, मान लो यह है गाजा पट्टी और इधर है इजराइल। तो गाजा पट्टी ने यहाँ से रॉकेट अपने सारे दागे। अब रॉकेट दागने के बाद यहाँ पर क्या होगा? ये जो रॉकेट है इनको रडार के थ्रू डिटेक्ट किया जाएगा। यहाँ पर अच्छी तरीके से जो भी मैनेजमेंट कंट्रोल होगा, जितने भी कंप्यूटर्स वगैरह होंगे उनसे मिसाइल्स को मैनेज किया जाएगा। और उसके बाद क्या होगा? यहाँ पर जो लॉन्चर रखा है, लॉन्चर से इस मिसाइल को हवा में खत्म कर दिया जाएगा जो कि गाजा पट्टी की साइड से आ रहा है। ओके, इसको बोलते हैं हम लोग इंटरसेप्टर मिसाइल। तो ये है आयरन डोम सिस्टम पूरा का पूरा।
ओके, आई होप आप लोग को ये अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ये डोम सिस्टम इजराइल के पास है, काफी बेहतरीन सिस्टम है, इससे यहाँ पे काफी हद तक बचा जा सकता है। नाउ यहाँ पे आप देख पाओगे वो मैंने चीजें बता दी हैं जो यहाँ पर बताई गई हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, देखो ये एक मल्टी मिशन सिस्टम है। इसकी कैपेबिलिटी क्या है कि देखो ये रॉकेट्स को उड़ा सकता है, रॉकेट्स के साथ साथ कुछ आर्टिलरीज होती हैं, मोर्टार्स होता है, या फिर प्रेसिजन गाइडेड म्यूनिशंस होते हैं, इन सभी को जो है ये टैकल कर सकता है। जो भी बम, गोले या फिर आर्टिलरी कुछ भी है, उन सबको ये मिसाइल जो है उड़ा सकती है। ओके, दूसरा पॉइंट देख पाओगे, ये जो इजराइल डोम सिस्टम है ये ऑल वेदर सिस्टम है। चाहे ठंडी सर्दी कैसा भी वेदर हो, सभी जगह पर या फिर लैंड पर हो यानी पृथ्वी पर जो है आपको ये सिस्टम यूज करना है, या फिर समुद्र के ऊपर ये सिस्टम यूज करना है, दोनों जगह पर आप इसको इस्तेमाल कर सकते हो। कैसे इस्तेमाल करोगे आगे मैं बताऊंगा। नाउ ये जो कॉन्सेप्ट है ना इजराइल डोम सिस्टम का, ये लाया गया 2011 में, इसको बनाया गया, एक तरीके से डेवलप करा गया, और इसको डेवलप करा है इजराइल की रफाल एडवांस डिफेंस सिस्टम के द्वारा। तो आपको ध्यान रखना है यहाँ पर ये इजराइल की है, रफाल से आप कहीं इसको फ्रांस से लिंक मत कर देना, यहाँ पर ये जो कंपनी है ये इजराइल की है। नाउ ये जो डेवलपमेंट है ये क्यों किया गया, क्योंकि इसके पीछे का रीजन ये था कि देखो 2006 में भी क्या हुआ था, इजराइल हिजबुल्लाह का क्या हुआ, इजराइल और हिजबुल्लाह का कॉन्फ्लिक्ट हुआ था। हिजबुल्लाह कहाँ पे रहता है, लेबनान के अंदर। लेबनान से यहाँ पे आप कह सकते हो ये भी एक आतंकवादी संगठन है, ये भी एक्टिव होता हुआ नजर आया था। फिर उसके बाद हमास हो गया, तो इजराइल के ऊपर ढेर सारे आप कह सकते हो कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिल जाएंगे, हिजबुल्लाह का खतरा, हमास का खतरा। तो इजराइल मजबूर हो गया कि उसको ऐसा डिफेंस सिस्टम चाहिए था। नाउ आज के टाइम पर उसके पास है। अब ये सिस्टम कैसे वर्क करता है, यहाँ पे आप देख पाओगे एक डोम है, डोम बैटरी है, मैंने आपको बताया उस बैटरी के अंदर 3 चीजें हैं, बैटरी मैनेजमेंट कंट्रोल, डिटेक्शन, ट्रैकिंग रडार। ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया और इनका इस्तेमाल किया जाता है। देखो एक चीज यहाँ पे ये भी बता दूं जो नहीं लिखी हुई है, इजराइल को कितनी बैटरी की जरूरत है अगर पूरे के पूरे इजराइल को प्रोडक्ट करना है। तो यहाँ पे एक डेटा बताता है कि इजराइल को पूरे के पूरे 13 बैटरी डोम की जरूरत है अगर पूरे इजराइल को प्रोटेक्ट करना है। तो नाउ यहाँ पे आप देख पाओगे ये मैंने आपको बता ही दिया, इंटरसेप्टर मिसाइल होती है जो कि हवा में दूसरे की मिसाइल को खत्म कर देती है। अब क्वेश्चन ये उठता है, हमने अभी डिस्कस किया था कि ये जो सिस्टम है इसको हम लोग लैंड, पृथ्वी या फिर समुद्र के ऊपर भी लॉन्च कर सकते हैं। तो ये जो पृथ्वी के ऊपर अगर हम डोम लॉन्च करते हैं तो उसको बोला जाता है आई डोम। ओके, ये एक मोबाइल वेरिएंट है, इसको हम लोग इधर से उधर हिला सकते हैं। और जो दूसरा सिस्टम है उसको बोला जाता है, जो समुद्र के ऊपर लॉन्च किया जाता है, उसका नाम है सी डोम। आपको ध्यान रखना है ये नेवल वर्जन है, इसको शिप के थ्रू यानी जहाज के थ्रू इसको डिप्लॉय किया जाता है। और ये वाला सिस्टम किसके थ्रू, ये ट्रक के थ्रू यहाँ पर डिप्लॉय किया जाता है। नाउ अब इस डोम सिस्टम के कुछ बेनिफिट हैं। इस डोम सिस्टम का क्या बेनिफिट है, ऑब्वियस सी बात है, देखो यहाँ पे आपको बचा रहा है इतनी सारी जगह से। ठीक है, अगर इतनी फायरिंग हो रही है उसके बाद भी आपको प्रोटेक्ट कर रहा है, तो सबसे बड़ा एडवांटेज तो ये मिल गया ना आपको कि जितने भी रॉकेट आ रहे हैं, पहले तो रॉकेट, देखो एक चीज और यहाँ पे बता दूं कि मान लो यहाँ पर गाजा पट्टी से रॉकेट फेंके जा रहे हैं, रॉकेट दागे जा रहे हैं इसराइल के ऊपर, तो इसराइल मान लो यहाँ पे मैंने अभी बताया 1700 से भी ज्यादा रॉकेट दाग दिए गए, तो क्या इसराइल ने इन 1700 के 1700 रॉकेट को खत्म कर दिया होगा? तो ऐसा नहीं है। इसराइल के एरिया में जो रॉकेट गिर रहे होंगे, जो इनके इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह कर रहे होंगे, उस रॉकेट को हिट करके गिराया जा रहा होगा। जो ऑब्वियस सी बात है, रॉकेट यहाँ से पहले गिर रहा है या फिर दूसरे डायरेक्शन में गिर रहा है, तो उसको तो ये हिट ही नहीं करेगा ना। तो सही बात है, यहाँ पे क्या करा जाता है कि देखो जो भी रॉकेट हिट कर रहा है इसराइल को, जिससे इसराइल को खतरा है, उस रॉकेट को यहाँ पर उड़ा दिया जाता है। ओके, तो यहाँ पे आप देख पाओगे ये प्रिवेंट करता है अननेसेसरी इंटरसेप्शन, जो भी अननेसेसरी रॉकेट है उनको इंटरसेप्ट करते हुए यहाँ पर बात करी गई है। जो मैंने आपको ये पूरी चीजें बता दी वही कहानी लिखी गई है, इसको छोड़ो। नाउ देखो अब यहाँ पे जो इसराइल का डोम सिस्टम है, क्वेश्चन ये उठता है ये कहाँ तक सक्सेसफुल है, कितने परसेंट सक्सेसफुल है? तो यहाँ पे बोला जा रहा है 90% तक, 90% तक जो है ये इसराइल डोम सिस्टम प्रोटेक्ट कर सकता है इसराइल को। ओके, नाउ अब देखो आज का मैंने आपसे कहा था एक बड़ा बदलाव क्या है, वो बड़ा बदलाव यह है कि हर आर्टिकल के साथ आपको एक एमसीक्यू मिलने वाला है। अब यहाँ पर आपको इसको सॉल्व करना है, साथ ही साथ आप अपनी प्रैक्टिस भी करते जाओगे। मतलब आप करंट अफेयर पढ़ रहे हो, आर्टिकल पढ़ रहे हो, फिर उसके बाद हम लोग इसका एमसीक्यू भी सॉल्व करेंगे। मतलब पूरी तैयारी हम लोग करने वाले हैं। तो यहाँ पे आपको सॉल्व करना है, चलो हम आप साथ में मिलकर सॉल्व करते हैं। तो बोला क्या है, आयरन डोम सिस्टम के रिगार्डिंग बताओ कौन सा स्टेटमेंट सही है। इस टाइप के क्वेश्चन यूपीएससी पूछता है, सिंपल क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, आपको कंफ्यूज करने की कोशिश करी जाती है और ऐसे ऑप्शंस दिए जाते हैं। तो आप यहाँ से हम लोग डेली प्रैक्टिस करने की कोशिश करा करेंगे। ठीक है, तो जो को पहला यहाँ पे ऑप्शन बोलता है क्या
जो आयरन डोम सिस्टम है ये मल्टी मिशन डोम सिस्टम है जो कि रॉकेट के साथ आर्टिलरी, मोर्टर और प्रिसिजन गाइडेड म्यूनिशंस को भी उड़ा सकता है। तो पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, ये आपने अभी देखा था। दूसरा स्टेटमेंट बोलता है कि ये जो आयरन डोम सिस्टम है ये ऑल वेदर सिस्टम है, मतलब सभी जगह पर इसको, लैंड, सी, सभी जगह पर इसको आप कर सकते हो, लॉन्च कर सकते हो। तो दूसरा स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। तीसरा स्टेटमेंट बोलता है कि इसको मैन्युफैक्चर करा गया है रफाल एडवांस डिफेंस सिस्टम के द्वारा, ठीक है। और बिल्कुल ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, इसको हमने देखा था, इजरायली कंपनी है जिसने इजरायली एयरफोर्स के साथ मिलकर इस सिस्टम को डेवलप किया है। तो मतलब तीनों ही बिल्कुल ऑप्शंस बिल्कुल सही हैं। तो इसका आंसर कौन सा होगा? 1 2 3 डी इज द करेक्ट आंसर। ओके, अब यहाँ पर इस तरीके से आपको हैबिट बनानी है। देखो ये जो ऑप्शंस है ना, देखो हो सकता है मैं कल ना दे पाऊं, आप बताना आपको ये आइडिया कैसा लगा है। देखो मैंने एक छोटी सी यहाँ पर एक कोशिश ही करी है, मेरे को थोड़ा सा टाइम मिला था कल, तो मैंने सोचा इसके अंदर हम लोग कुछ और एक्स्ट्रा चीज ऐड कर सकते हैं कि इससे इसकी जो एफिकेसी है इसको हम और ज्यादा बढ़ा पाएं। ओके, तो यहाँ पे बताना, लेकिन ऐसा भी हो सकता है फ्यूचर में कभी कभी हो कि मैं ये ऑप्शंस ना दे पाऊं, ठीक है। लेकिन फिलहाल आप बताओ आपको ये कैसा लगा, ये वाला फंडा। चलो यहाँ पे नेक्स्ट आर्टिकल हम देखते हैं। बात करी गई है एक इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी की, और इस टाइप के आर्टिकल आपके वन डे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। बात करी गई है एन रत्नाश्री जी के बारे में। तो ये जो डॉक्टर एन रत्नाश्री हैं, ये डायरेक्टर रह चुकी हैं एन प्लेनेटोरियम की, और मतलब कि जवाहरलाल नेहरू प्लेनेटोरियम की। और ये काफी न्यूज में है क्योंकि कोविड-19 की वजह से इनकी डेथ हो गई है, और इसी वजह से ये आर्टिकल आपके लिए वन डे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। नाउ इसके बारे में बात करेंगे। जो ये डॉक्टर रत्नाश्री जी हैं, यहाँ पर आप कह सकते हो काफी पॉपुलर मेंबर रह चुकी हैं ये किसकी? एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया की। साथ ही साथ पहली चेयरपर्सन बन चुकी थी ये किसकी? पहली चेयरपर्सन रह चुकी हैं पीओईसी की, मतलब कि पब्लिक आउटरीच एजुकेशन कमेटी की, जिसको बनाया गया था 2014 में। नाउ सबसे बड़ी बात, इनके द्वारा एक सबसे शानदार इनिशिएटिव लाया गया था जिसका नाम था एस्ट्रो अड्डा। एस्ट्रो अड्डा का मतलब फंडा ये था कि देखो ऑनलाइन डिस्कशन होगा हर फोर्टनाइट, मतलब हर 14 दिन, फोर्टनाइट मतलब 14 नाइट, मतलब 2 सप्ताह बाद, हर रोज मतलब हर 2 सप्ताह बाद क्या होगा, एक मंच क्रिएट किया जाएगा जहां पर ऑनलाइन डिस्कशन होगा। जो स्टूडेंट्स होंगे वो सब साथ में मिलकर डिस्कस करेंगे जो एस्ट्रोनॉमी से रिलेटेड टॉपिक्स होंगे उनके ऊपर। ओके, तो उनके ऊपर चर्चा करी जाएगी। तो ऐसा इनिशिएटिव इनके द्वारा लाया गया था। नाउ अभी हमने बात करा कि ये डायरेक्टर थी एन प्लेनेटोरियम की। तो ये एन प्लेनेटोरियम क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे जो क्वेश्चन बन सकता है वो यहाँ से बन सकता है। नाउ ये जो नेहरू प्लेनेटोरियम है, ये हमारी कंट्री में आपको 5 प्लेनेटोरियम देखने को मिलेंगे, और 5 प्लेनेटोरियम ये किसके नाम पर रखे गए? हमारे भारत के पहले प्रधानमंत्री के नाम पर, जो कि जवाहरलाल नेहरू जी थे। नाउ ये 5 कहाँ पर लोकेटेड है? एक तो है मुंबई में, दूसरा न्यू दिल्ली में, तीसरा पुणे में, चौथा बेंगलोर में, और 5वां प्रयागराज में। और प्रयागराज कौन सी जगह है? जहां पर नेहरू जी का जन्म हुआ था। ओके, नाउ ये जो नेहरू प्लेनेटोरियम है, ये आपको जो न्यू दिल्ली के अंदर देखने को मिलेगा, ये कहाँ पे लोकेटेड है? ये लोकेटेड है 3 मूर्ति भवन में। ओके, जिसको हम लोग नेहरू मेमोरियल म्यूजियम लाइब्रेरी भी बोलते हैं। ये पहले प्राइम मिनिस्टर का एक रहने की जगह हुआ करती थी, लेकिन उसको बाद में म्यूजियम बना दिया गया इनकी याद में। ओके, नाउ अब इस आर्टिकल से रिलेटेड एक क्वेश्चन बनता है। क्वेश्चन क्या है? आपको बताना है नेहरू प्लेनेटोरियम से रिलेटेड कौन सा स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। पहला स्टेटमेंट बात करता है कि देखो जो ये प्लेनेटोरियम है, ये आपको 5 प्लेनेटोरियम देखने को मिल जाएंगे भारत के अंदर। ओके, और ये 5 प्लेनेटोरियम भारत के अंदर देखने को मिलेंगे, और पांचों के नाम जवाहरलाल नेहरू जी के बाद में पड़ा हुआ है। ओके, तो हाँ, हमने देखा नेहरू प्लेनेटोरियम है, इनके नाम पे ये रखा गया है, और इंडिया के अंदर भी 5 है, तो मतलब पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। दूसरा स्टेटमेंट बात करता है जो ये प्लेनेटोरियम है न्यू दिल्ली के अंदर वाला, जो आपको देखने को मिलेगा, ये मिलेगा आपको 3 मूर्ति भवन पे, और जिसको हम लोग नेहरू मेमोरियल म्यूजियम और लाइब्रेरी भी बोलते हैं। मतलब कि दूसरा स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। तो करेक्ट आंसर कौन सा हुआ आपका? 1 ओनली, 2 ओनली, बोथ 1 एंड 2, या फिर डी नीदर 1 नीदर 2? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हुआ आपका सी, बोथ 1 एंड 2 आर करेक्ट ऑप्शंस। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल में यहाँ पे बात करी गई है रेड ईयर्ड स्लाइडर के बारे में। तो ये टॉर्टोइज एक तरीके से टर्टल, एक कछुआ है जिसके बारे में बात करी गई है, काफी इंपॉर्टेंट है। तो अगर हम बात करें, ये कछुआ कुछ इस तरीके से नजर आता है। इसका रेड टर्टल नाम रखा गया है क्योंकि इसके कान के पास आपको रेड कलर का स्ट्रिप देखने को मिलेगा। रुक जा यार, भाग गया। ठीक है, चलो अभी कोई बात नहीं, अभी हम फिर से देखेंगे। अभी इसके बारे में पढ़ते हैं। तो ये जो अमेरिकन टर्टल है, क्यूट सा अमेरिकन टर्टल, ये पॉपुलर है एज अ पेट। इस मतलब इसको पालतू तौर पे माना जाता है, इसको पाला जाता है। लेकिन
इसका काफी बड़ा खतरा भी है। खतरा क्या है वो आगे मैं आपको बताने वाला हूँ। ये इंडिया में नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में देखने को मिल रहा है, और नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में भारत के अंदर पहले से ही बहुत सारे टर्टल्स देखने को मिलेंगे, जैसे कि 21 से लेकर 29 यानी 21 से लेकर 29 तक ऑलरेडी बहुत सारी प्रजातियां इस नॉर्थ ईस्टर्न वाले रीजन में मिलेंगी। और यहाँ पर टर्टल्स हो या फिर टॉर्टोइस हो, सभी यहाँ पर देखने को मिलते हैं। ओके, टर्टल्स टॉर्टोइस में डिफरेंस होता है, यहाँ पे आपको ध्यान रखना है। कभी मुझे मौका मिलेगा तो मैं डेफिनेटली इस टॉपिक पर वीडियो बनाऊंगा, बहुत अच्छा टॉपिक है। हम लोग अलग अलग तरीके से पहचानते हैं, जिसका इनके पीठ की उस पे पहचानते हैं, क्योंकि एक किसी का डोम जैसा होता है, किसी का फ्लैट जैसा होता है, तो उसके ऊपर कभी वीडियो बनाएंगे। ओके, नाउ यहाँ पे अगर हम बात करें, अगस्त 2018 से लेकर जून 2019 के बीच में एक टीम थी हर्पेटोलॉजिस्ट की, इन्होंने जो है खोज कर दी इस रेड ईयर्ड स्लाइडर की। और ये रेड ईयर्ड स्लाइडर कहाँ पे देखने को मिला है? दीपौर बील वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, साथ ही साथ उग्रतारा टेम्पल पॉन्ड में। ये कहाँ पर देखने को मिलेंगे? गुवाहाटी में। और ये जो दीपौर बील वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, ये अभी एक हफ्ते पहले भी न्यूज में थी। क्यों? क्योंकि यहाँ की 6 लड़कियों ने मिलकर एक योगा मैट बनाई थी, और वो मैट किससे थी? वो मैट बनाई गई थी वहां पर एक उगते हुए प्लांट से। वो प्लांट ज्यादा मात्रा में उग रहे थे, तो उनका एक अच्छी तरीके से इस्तेमाल करके योगा मैट बनाया गया था। ओके, आप आई होप आपको ध्यान होगा, मैंने पढ़ाया भी था उसके बारे में। नाउ ये जो रेड ईयर्ड स्लाइडर है, इसका साइंटिफिक नेम क्या है? ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, एग्जाम में साइंटिफिक नेम बहुत पूछे जाते हैं। इसका साइंटिफिक नेम है ट्राकेमिस स्क्रिप्टा एलिगन। तो ये जो नाम है इसका, ये आया है रेड स्ट्राइप की वजह से। जैसे मैंने आपको दिखाया, ये कछुआ ऐसा है कि आपको यहाँ पर इसको कान के पास में रेड स्ट्रिप देखने को मिल जाएगा, और उसी वजह से इसको यहाँ पर रेड ईयर्ड टॉर्टोइस या सॉरी रेड ईयर्ड भी बोलते हैं। ओके, आई होप आपको मतलब पता चल गया होगा इसके पीछे का क्या रीजन है, इसको यहाँ पर रेड लगाने का इसके नाम के आगे क्या रीजन है। ओके, रेड ईयर्ड स्लाइडर बोला जाता है। स्लाइडर क्यों बोला जाता है? क्योंकि जो सरफेस है, सरफेस से लेकर ये पानी के अंदर बहुत तुरंत ही जो है स्लाइड कर जाता है, तुरंत फिसल जाता है इसके अंदर, तुरंत चला जाता है पानी में, उसकी वजह से इसके नाम के आगे स्लाइडर लगाया गया है ना। उसके बाद यहाँ पे अगर हम बात करें, जो ये टर्टल है, ये कहाँ का नेटिव है, कहाँ पे देखने को मिलता है ज्यादा? तो यूएस और नॉर्दर्न मैक्सिको में देखने को मिलता है। ये इंडिया का नेटिव नहीं है, आपको ध्यान रखना है। ये कहाँ का है? यूएस और नॉर्दर्न मैक्सिको का है। लेकिन इसका आप कह सकते हो ये काफी जाना जाता है, मतलब इसको पाला भी जाता है। लेकिन इसका दूसरा साइड ये है कि ये जल्दी जल्दी बड़े हो जाते हैं, और साथ ही साथ जो बाकी इनकी प्रजातियां होती हैं उनको उनके खाने के लिए नहीं छोड़ते, क्योंकि जल्दी जल्दी बड़े होते हैं तो उनकी भूख भी बढ़ती है, और खाते भी इतना है कि बाकी जो प्रजातियां बचती हैं उनके लिए कुछ खाने के लिए नहीं छोड़ते। ओके, फिर उसके बाद यहाँ पर यह भी बोला गया, आप देख पाओगे इंडिया के अंदर आज के टाइम पर हमें जरूरत यह है कि ये जो स्पीशी है, जो कह सकते हो खतरनाक प्रजाति है, इसको हम लोग ओवरटेक करने से हमें रोकना पड़ेगा ब्रह्मपुत्र रिवर की साइड पर। क्योंकि वहां पर हमारे और भी जो कंट्री है हमारी, वहां की जो हमारी इंडिया है, इंडिया के लगभग 72% तक टर्टल टॉर्टोइस की जो प्रजाति है वो इसी रीजन में देखने को मिलेगी। नाउ अगर ये वाला टर्टल वहां पर ज्यादा ओवरटेक करेगा तो क्या होगा? वहां पर खाने वगैरह की कमी पड़ेगी, और ये जो प्रजातियां ये खतरे में आ सकती हैं। ओके, तो हमें इनको ओवरटेक करने से इस समय रोकना पड़ेगा, इस वजह से ये आर्टिकल न्यूज के अंदर है। नाउ अब इस आर्टिकल के रिगार्डिंग बनता है क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है? आपको बताना है कि इसमें से कौन सी भारत की प्रजाति नहीं है। यहाँ पे पहला बताया गया है रेड ईयर्ड स्लाइडर, दूसरा ब्लैक बग, तीसरा पिग्मी हॉक। तो ब्लैक बग जिसको हम लोग एंटीलोप भी बोलते हैं, ये इंडिया के अंदर मिलता है, डेफिनेटली मिलता है। और पिग्मी हॉक ये भी इंडिया के अंदर मिलता है, भूटान में भी मिलता है। ओके, नाउ ये वाली जो प्रजाति है ये सिर्फ अमेरिका और मैक्सिको में मिलने देखने को मिलेगी। तो ये वाला मतलब करेक्ट आंसर हो गया, क्योंकि ये भारत की प्रजाति नहीं है। तो करेक्ट आंसर कौन सा हो गया आपका? वन ओनली। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। तो अभी हमने डिस्कस किया था इजराइल और गाजा पट्टी के कॉन्फ्लिक्ट के बारे में। नाउ उसी कॉन्फ्लिक्ट को थोड़ा सा यहाँ पे बताया गया है, और लेकिन एग्जैक्टली ये किस वजह से आर्टिकल न्यूज के अंदर है, यहाँ पे हम बात करेंगे गाजा पट्टी की लोकेशन के बारे में। क्योंकि यूपीएससी में लोकेशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग ज्योग्राफी के पर्सपेक्टिव से, तो हम गाजा पट्टी की अच्छे से लोकेशन कवर करने वाले हैं। तो अभी जो ये इन दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, ये काफी बढ़ चुका है, लगभग 120 से भी ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट के अंदर। नाउ यहाँ पे आप देख पाओगे, पहले अच्छे से लोकेशन देखना, पैलेस्टीन देखा, इजराइल देखा, नाउ यहाँ पे गाजा पट्टी। ठीक है, आई होप आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। नाउ फिर से एक बार देखेंगे, डोंट वरी। ओके, नाउ फिर से देखेंगे, यहाँ पे आप देख पाओगे ये पैलेस्टीन आ गया, ठीक है, ये इजराइल आ गया, ये वाला एरिया है गाजा पट्टी का। ओके,
नाउ यहाँ पे हम लोग फिर से मैप को देखेंगे, ये थोड़ा सा जूम करके मैंने आपको बता ही दिया है। ये वाला जो एरिया है ना, ये पट्टी के शेप में है, इस वजह से इसको गाजा स्ट्रिप या गाजा पट्टी बोला जाता है। और इसके आप ईस्टर्न साइड में अगर देखोगे, सॉरी इसके वेस्टर्न साइड में आप देखोगे तो आपको मेडिटेरेनियन सी देखने को मिलेगा। मतलब मेडिटेरेनियन के ईस्टर्न साइड में आपको गाजा पट्टी देखने को मिल जाता है। नीचे आपको यहाँ पर इजिप्ट देखने को मिलेगा और ऊपर आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा इजराइल यहाँ पे। ठीक है, तो आपको ये थोड़ी बहुत लोकेशन है जिसके बारे में ध्यान रखना है। नाउ यहाँ पे अगर हम बात करें गाजा पट्टी के बारे में, जिसको गाजा ही बोला जाता है, यहाँ पे कौन रहता है ज्यादातर, तो पैलेस्टीनियंस यहाँ पे रहते हुए नजर आते हैं, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया। और इसकी जो लोकेशन है ये मेडिटेरेनियन सी से ईस्टर्न साइड में लोकेटेड है, मैंने अभी आपको दिखाया भी था। यानी मेडिटेरेनियन सी ये हो गया, इसके ईस्टर्न साइड में आपको ये गाजा पट्टी देखने को मिल जाएगा। ओके, ना उसके बाद इसके जो बॉर्डर्स हैं वो इजिप्ट के साथ इसका बॉर्डर देखने को मिलेगा, साउथ वेस्ट साइड से, नीचे की साइड से। उसके साथ साथ इजराइल के साथ भी अपने बॉर्डर्स को शेयर करता है ये गाजा पट्टी। ओके, नाउ गाजा और ये जो वेस्ट बैंक वाला रीजन है, यहाँ दोनों ही जगह पर पैलेस्टीनियंस रहते हैं। जैसे मैंने आपको पहले ही बताया, ये वाली जगह और ये वाली जगह, दोनों जगह पर पैलेस्टीनियंस देखने को मिलते हैं। लेकिन यहाँ पर जो जगह है इसमें जो कंट्रोल है वो हमास का देखने को मिलेगा, जो कि एक आतंकवादी संगठन है। ओके, यहाँ पे आप देख पाओगे उसी के बारे में बताया गया है कि जो गाजा पट्टी वाला जगह है वहां पर हमास का कंट्रोल है, और ये कंट्रोल कोई नया नहीं है, बहुत पहले से, बहुत सालों पहले से यहाँ पर कंट्रोल चल रहा है। ओके, नाउ उसके बाद यहाँ पर और ज्यादा कुछ नहीं है, बस यहाँ पर इसमें आपको ध्यान रखना है। नाउ चलो अब इसके रिगार्डिंग क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, जो गाजा पट्टी है ये लोकेटेड है ईस्टर्न कोस्ट ऑफ विच सी, यानी कौन से समुद्र के ईस्टर्न कोस्ट पर ये गाजा पट्टी लोकेटेड है? डेड सी, रेड सी, मेडिटेरेनियन सी या फिर अरेबियन सी? अभी हमने डिस्कस किया था, इसका करेक्ट आंसर है सी, मेडिटेरेनियन सी के ईस्टर्न साइड पर ये गाजा पट्टी लोकेटेड है। देखो यहाँ पे फिर से मैप दिखाता हूँ, मेडिटेरेनियन सी ये हो गया और ये गाजा पट्टी हो गया। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। तो ये काफी खतरनाक आर्टिकल जो कि इंडियन एक्सप्रेस ने कवर किया था, माइस रेन के बारे में। और ये आर्टिकल पढ़ के मेरा दिमाग खराब हो गया। चूहों की बारिश हो रही है ऑस्ट्रेलिया में। मैंने जैसे आर्टिकल पढ़ा यार, मुझे लगा बादलों से बारिश हो रही है चूहों की। तो मैंने अच्छे से पढ़ा तो पता चला बादलों से तो नहीं हो रही, गोदामों में से बारिश हो रही है। और आज के टाइम पर ऑस्ट्रेलिया के अंदर बहुत ही क्रिटिकल सिचुएशन क्रिएट हो चुकी है, क्योंकि वहां पर चूहे बहुत ज्यादा मात्रा में देखने को मिल रहे हैं, बहुत ही ज्यादा। ये मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि माइस रेन इन ऑस्ट्रेलिया करके आपको यूट्यूब पे जाके एक वीडियो देखनी है, और वो वीडियो में आप देख पाओगे इतनी बुरी तरीके से चूहों की बारिश हो रही है। और आज के टाइम पर वहां पर घरों में चूहे पूरी तरह से भर चुके हैं, लोगों के नुकसान कर रहे हैं, कपड़े फाड़ रहे हैं, घरों के अंदर घुस चुके हैं, किचन में घुस चुके हैं, रेस्टोरेंट के अंदर हैं, सभी जगह पर जहां पर भी जगह है वहां पर ये पूरी तरह से चूहे भरे हुए आपको नजर आएंगे। तो आप देख पाओगे ये चूहों की बारिश हो रही है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर गोदाम में से सामान निकाला गया, तो यहाँ पर ये चूहे भी निकल कर नजर आते रहे। अब इसके पीछे का रीजन देखेंगे कि इतने चूहे कैसे हो गए ऑस्ट्रेलिया के अंदर। नाउ ये जो माइस रेन है ये आपको ईस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में देखने को मिलेगा, और यहाँ पर ईस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में एक NSW जगह है, न्यू साउथ वेल्स। ओके, तो वहाँ की जो सरकार है, सॉरी यहाँ पे जो NSW है न्यू साउथ वेल्स, वहाँ की जो सरकार है उन्होंने एक पैकेज अनाउंस कर दिया। मतलब इतनी सिचुएशन बुरी हो गई कि वहां पे पैकेज अनाउंस किया गया है, $50 मिलियन का बोला गया। फार्मर्स को ये पैसा प्रोवाइड किया जाएगा, ताकि आज के टाइम पर जो भी फार्मर्स को इन चूहों की वजह से नुकसान हुआ है, जिनकी फसल गई है, क्योंकि फसल ज्यादा हुई है इस बार, उसकी वजह से यहाँ पे चूहे बढ़े, और ये जो भी नुकसान हुआ है उसकी भरपाई की जा सके। ओके, नाउ यहाँ पे मैंने आपको दिखाई दिया ये। अब अगर हम बात करें, देखो आज के टाइम पर ऑस्ट्रेलिया में प्लेग वाली कंडीशन आ चुकी है, जो कि हमने कई वर्षों पहले देखी थी, मतलब कई टाइम पहले देखी थी, हमारे दादा दादी ने भी देखी थी प्लेग वाली कंडीशन, है ना। अब यहाँ पे वही कंडीशन ऑस्ट्रेलिया के अंदर देखने को मिली है। तो इतनी बुरी कंडीशन की सरकार ने वहां की पॉइजन को ऑथराइज कर दिया कि आप पॉइजन का, जहर का इस्तेमाल करो चूहे मारने के लिए, और इसका नाम है ब्रामोडेलिन करके। ठीक है, ब्रामोडेलिन करके नाम है। तो यहाँ पे ठीक है, आपको इसके बारे में ध्यान रखना, ब्रामोडेलिन करके नाम है। आगे इसकी स्पेलिंग वगैरह मैं आपको दिखाने वाला हूँ। ठीक है, मुझे खुद यहाँ पर मैंने एक बार रीड करा, मुझे खुद यहाँ पे याद नहीं आ रहा है क्या था यार, शायद ब्रामोडेलिन था। ओके, चलो आगे देखेंगे। नाउ यहाँ पे अगर हम बात करें तो आज के टाइम पर जो प्लेग की सिचुएशन देखने को मिल रही है वो काफी बुरी सिचुएशन है। पिछले 10 साल में, पिछले 10 सालों में हमने देखा इजराइल के अंदर भी ऐसी कंडीशन आई थी, लेकिन अगर ये वाली कंडीशन जो है ये काफी बदतर हो चुकी है। ओके, और यहाँ पे देखो बहुत सारी जगह है जहां पर बर्बाद कर चुके हैं इन्होंने, चूहों ने बहुत सारी चीजों को बर्बाद किया है।
ये देख पाओगे कल आर्टिकल आया था इंडियन एक्सप्रेस के द्वारा, इस आर्टिकल को एक्सप्लेन पेज पर दिया गया। तो और ये आर्टिकल हमारे लिए एनवायरमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। नाउ इसको डिस्कस करेंगे, इसके पीछे का रीजन क्या है इतने चूहे पड़ने के लिए। जो रिसर्चर्स हैं उन्होंने ये बताया, जो ये प्लेग आज के टाइम पर बढ़ता हुआ नजर आया है उसका सबसे बड़ा मुद्दा यह है ऑस्ट्रेलिया के अंदर इस साल जो फसल है वो काफी तेजी से बढ़ी है। वहां की फसल जो है आप कह सकते हो वो काफी अच्छी हुई है, उसका ये सबसे बड़ा रीजन है इसके पीछे का। ओके नाउ यहाँ पे देखो इसके पीछे का रीजन एक और है, मतलब कि देखो ये क्या है, जो चूहे हैं ना उनके अंदर 6 सप्ताह लगते हैं, 6 वीक लगते हैं, और 6 सप्ताह बाद क्या होता है इनके अंदर जो है ब्रीडिंग ब्रीडिंग होने लगती है। ओके ब्रीडिंग होने लगती है मतलब कि जो पेयर है चूहों का वो एक नए चूहे को जन्म दे सकते हैं। और फिर उसके बाद क्या होता है कि जो पेयर है चूहों का वो हर 21 दिन के अंदर एक नया चूहा दे सकते हैं, और फिर वो नया चूहा फिर वो 21 दिन में नया चूहा देगा। तो आप इस तरीके से मल्टीप्लाई करते हुए चले जाओगे तो आप सोचोगे क्या इनकी पॉपुलेशन होगी। तो वही काम यहाँ पर हुआ। देखोगे मतलब आप यहाँ पे ये भी सोच रहे होंगे कि अगर इतने चूहे चूहे हो जाएंगे तो फिर इससे तो हम लोग को मतलब ये तो बकवास ही बात लग रही है। लेकिन नहीं, देखो होता क्या है ना, चूहे पैदा तो हो रहे हैं, इनको खाने को नहीं मिलता तो मरते भी रहते हैं। लेकिन अभी क्या हुआ, ऑस्ट्रेलिया के अंदर मैंने बताया फसल बढ़ी है, और फसल बढ़ने की वजह से इनको खाने को मिल गया, और ये सारे चूहे क्या कर गए, जी गए, और उसकी वजह से पॉपुलेशन वहां पर बढ़ती हुई नजर आ गई है। ये था कंडीशन यहाँ पर। नाउ ये जो प्लेग है यहाँ पे आप देख पाओगे किस तरीके से लोगों को अफेक्ट कर रहा है, तो बहुत बुरी तरीके से अफेक्ट कर रहा है। उनके घरों को जो है इन्होंने चूहों ने बर्बाद कर रखा है। बिजनेस, फार्म्स, मैन्युफैक्चरर्स, लाइव स्टॉक, जहां पर भी मतलब कि सामान रखा हुआ है सब कुछ बर्बाद कर दिया। आपको मालूम होगा चूहे किस तरीके से बर्बादी भी करता है ना। नाउ यहाँ पर ये जो रोडेंट्स हैं इनसे काफी सारी डिजीज भी फैलती हुई नजर आती हैं, जैसे कि यहाँ पे बताया गया लेप्टोस्पिरोसिस, और साथ ही साथ टाइफस फीवर बढ़ता हुआ नजर आता है। और यहाँ पर ये जो फीवर है ये ह्यूमंस को, पेट्स को भी नुकसान पहुंचाता है। नाउ अब आता है इसके रिगार्डिंग क्वेश्चन, तो यहाँ पर ब्रोमेडोलिन, जैसे मैंने आपको बताया था ये एक पॉइजन है, ये एक जहर है जिसको सरकार ने ऑस्ट्रेलिया की ऑथोराइज कर दिया है कि इसका इस्तेमाल करना पड़ेगा चूहों को मारने के लिए। तो यही था ना जो मैंने बताया था, मुझे याद नहीं क्या बताया मैंने, ब्रोमाडायोलिन। ओके तो ये हाल ही में न्यूज में देखने को मिला। तो ये किस चीज से रिलेटेड है आपको बताना है, क्या इन्फ्लेमेटरी डिजीज ऑफ द लीवर से रिलेटेड है, या फिर ब्लड बोन वायरस से रिलेटेड है, या फिर चूहों को मारने के लिए या ये इस्तेमाल किया जाता है। तो हाँ बिल्कुल सही, ऑप्शन सी हमारा करेक्ट है बिल्कुल, ये ब्रोमाडायोलिन ये चूहों को मारने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ओके नाउ आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। यहाँ पर बात करी गई है होमेन बोरगोहेन के बारे में। तो ये एक इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है, और ये आर्टिकल हमारे लिए वनडे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो यहाँ पे आप देख पाओगे काफी पॉपुलर आसाम के लिटरेचर साथ ही साथ जर्नलिस्ट हैं ये, जिनकी डेथ हो गई है कोविड-19 की वजह से। नाउ यहाँ पे आप देख पाओगे इनके बारे में बताया गया, इन्होंने लगभग 11 नॉवेल्स के ऊपर काम किया है, जिसके में से 4 नॉन फिक्शंस हैं। साथ ही साथ साहित्य अकेडमी अवार्ड्स के आप कह सकते हो इनको सम्मान किया गया। एक तरीके से इन्होंने जीता है साहित्य अकेडमी अवार्ड 1978 में। लेकिन ये बात अलग है कि इस अवार्ड को इन्होंने वापस कर दिया था। क्यों? क्योंकि इंडिया के अंदर बहुत सारा इंटॉलरेंस बढ़ रहा था, उसको देखते हुए इन्होंने इस अवार्ड को कर दिया था वापस, और ये साल 2015 की बात है। और उसके साथ इन्होंने एडिटर इन चीफ की तरह काम किया आसाम के डेली नियोमिया में। और उसके बाद यहाँ पे ये बोला गया कि ये अपनी वाइफ से भी अलग हो गए थे, और इनकी वाइफ भी एक लिटरेचर थी, साथ ही साथ जर्नलिस्ट थी जो कि काफी साल से काम कर रही थी, वो भी काफी पॉपुलर थी। नाउ यहाँ पे एक क्वेश्चन उठता है जो कि आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है, होमन बोरगोहेन कौन थे? एक प्रोमिनेंट स्पोर्ट्स पर्सन थे, एमिनेंट आसामीज लिटरेचर जर्नलिस्ट थे, या फिर नोबल लॉरेट थे, या फिर कुछ भी इसमें से कोई भी करेक्ट नहीं है। तो करेक्ट आंसर है हमारा बी, काफी पॉपुलर आसामीज लिटरेचर और जर्नलिस्ट थे, ये हमने अभी देखा है। नाउ आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। यहाँ पर बात करी गई है एलिफेंट कैजुअलिटीज के बारे में, मतलब कि 186 एलिफेंट्स, यहाँ पे 146 एलिफेंट्स की पिछले 10 सालों में डेथ हो गई है ट्रेन से टकराने के बाद, ऐसा यहाँ पर बताया गया है। यहाँ पे आप देख पाओगे ये वीडियो है, और इस पे बताया गया कि देखो जो एलिफेंट्स है उनके पिछले 10 सालों में ट्रेन से टकरा कर डेथ हुई। और पिछले 10 साल कौन से साल हो गए, मतलब 2009-10 से लेकर 2020-21 का टाइम पे ट्रेन से लगकर इनकी डेथ हुई है। और ये जो डेटा है ये दिया गया है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के द्वारा, तो उसके बारे में यहाँ पर बताया गया। नाउ अब यहाँ पे बात करें तो कौन सा राज्य है जहां पर सबसे ज्यादा डेथ हुई है, तो यहाँ पे बताया गया आसाम। आसाम में सबसे ज्यादा डेथ हुई है एलिफेंट्स की, लगभग 62 डेथ हुई है।
उसके बाद वेस्ट बंगाल के अंदर 57, ओडिशा के अंदर 27 और उत्तर प्रदेश के अंदर भी एक डेथ हुई है। तो ये स्टेट्स है जहां पर सबसे ज्यादा डेथ हुई है इसको लेकर, तो आपको ध्यान रखना है सबसे ज्यादा कहां पर हुई है, आसाम में। ओके, ना उसके बाद यहाँ पे बात करते हैं कुछ स्टेप्स उठाए गए ताकि इन एलिफेंट कैजुअलिटीज को रोका जा सके। वो स्टेप्स कौन कौन से हैं? पहला स्टेप बात करता है एक परमानेंट कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाई गई है किस किस के बीच में, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज के बीच में और MOEFCC के बीच में, ताकि जो एलिफेंट की डेथ है इनको बचाया जा सके, मतलब एलिफेंट की डेथ होने से बचाया जा सके। उसके बाद साथ ही साथ एक और स्टेप ये उठाया गया, आज के टाइम पर आप देख पाओगे जो रेलवे ट्रैक्स हैं उनके आसपास काफी सारी झाड़ियां देखने को मिल जाती हैं, काफी सारे पेड़ देखने को मिल जाते हैं, तो उनको थोड़ा सा क्लियर कर दिया जाए ताकि जो लोको पायलटेड ट्रेन चलाने वाला ड्राइवर है उसको अच्छी तरीके से चीजें क्लियर रहें और ऐसी घटना होने से काफी हद तक बचा जा सके। ओके, ना उसके बाद यहाँ पर आप देख पाओगे जो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट है उन्होंने काफी हद तक अमाउंट भी रिलीज किया था, लगभग 212 करोड़ रुपए का अमाउंट रिलीज किया गया। और यहाँ पे ये कैसे रिलीज किया गया? अंडर द सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम्स। और इस स्कीम के अंडर में ये अमाउंट रिलीज करने के बाद कोशिश ये करी गई ताकि जो एलिफेंट के हैबिटेट है उसको प्रोटेक्ट किया जा सके, एलिफेंट को बचाया जा सके, उनके जो कॉरिडोर्स हैं उनको प्रोटेक्ट किया जा सके, या फिर मैन और एलिफेंट का कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिलता है वो होने से रोका जा सके। तो उसके लिए इतना पैसा यहाँ पर बताया गया। नाउ अब यहाँ पे इसके रिगार्डिंग क्वेश्चन उठता है। क्वेश्चन क्या है कि देखो एलिफेंट कैजुअलिटी से रिलेटेड कौन सा स्टेटमेंट बिल्कुल सही है? पहला स्टेटमेंट बात करता है कि लगभग 186 एलिफेंट्स की जान गई है ट्रेन से हिट होने के बाद पिछले 10 सालों में। तो पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, इसके बारे में हमने अभी बात करी थी। सेकंड स्टेटमेंट बात करता है अकॉर्डिंग टू द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट केरला, यहाँ पे बात करी गई जो हाईएस्ट नंबर ऑफ कैजुअलिटी है वो कहाँ पे देखने को मिली है? केरला के अंदर। तो ये वाला स्टेटमेंट गलत है क्योंकि हमने अभी बात करी थी सबसे ज्यादा कैजुअलिटी, सबसे ज्यादा डेथ कहाँ पे हुई है? आसाम के अंदर। तो सेकंड स्टेटमेंट हो जाता है गलत, पहला स्टेटमेंट सही है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका कौन सा हो गया? 1 ओनली। ओके, नाउ आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। यहाँ पे बात करी गई है ओडिशा के अंदर काफी सारे ट्राइबल पीपल है, आदिवासी लोग हैं जिनको हुआ है कोविड, है ना। तो उसके बारे में बात करेंगे, साथ ही साथ ओडिशा के अंदर बात करने वाले हैं कितने कितने ट्राइबल आपको देखने को मिलेंगे। और ओडिशा में बहुत सारे आप कह सकते हो ट्राइबल पीपल देखने को मिलते हैं और इस आर्टिकल को आप अपने एग्जाम से काफी हद तक रिलेट कर पाओगे। तो यहाँ पे आप देख पाओगे सेकंड वेव जब देखने को मिला कोविड-19 का, तो ओडिशा के अंदर बहुत सारे पीवीटीजीज हैं। पीवीटीजीज मतलब पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप, मतलब कि ऐसे आदिवासी वाले ग्रुप जो कि जिनकी पॉपुलेशन डिमिनिश हो रही है, जिनकी जो जनसंख्या है वो खत्म सी हो रही है। ओके, तो इस वजह से इनको वल्नरेबल बोला गया है। ओके, तो यहाँ पर ये काफी सारे ग्रुप्स हैं ओडिशा के अंदर, तो उनके अंदर इन्फेक्शन देखने को मिला है। तो एक चिंता वाली बात है क्योंकि इनकी तो जनसंख्या पहले से ही कम हो रही है, पहले से ही 15-20 बचे हुए हैं, इनके अंदर कोविड फैलेगा, इनकी भी डेथ होगी, तो हम इन ट्राइबल पीपल को खो देंगे पूरी तरह से। ओके, तो यहाँ पे आप देख पाओगे उसके बारे में बताया गया है लगभग 21 ट्राइबल देखने को मिले हैं पीवीटीजी, मतलब कि 8 ये पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स हैं। ठीक है, ये जो 8 ग्रुप हैं, 8 ग्रुप के अंदर में लगभग 21 आदिवासी हैं जिनको ये कोविड हुआ है। और ये जो 21 आदिवासी हैं अलग अलग ग्रुप से बिलोंग करते हैं, जैसे कि दो तो बोंडा ट्राइब से दो तो बोंडा ट्राइब से बिलोंग करते हैं। ठीक है, और जो ये बोंडा पीपल हैं ये आपको देखने को मिलेंगे लगभग काफी ऊंचाई पर रहते हैं, 3500 फीट हाई अबव द सी लेवल पर रहते हैं। और ओडिशा वाले एरिया में आपको देखने को मिलेंगे, ओडिशा वाले एरिया में सदर्न मोस्ट डिस्ट्रिक्ट है एक वहां पर। ओके, जो जिसको बोला जाता है मलकांगिरी। एंड देन उसके बाद यहाँ पे बात करी गई 4 मेंबर डोंगरिया कोंड के बिलोंग करते हैं यहाँ पर, मतलब ये अलग अलग ग्रुप्स हैं जहां से इन ट्राइबल पीपल को कोविड हुआ है। नाउ यहाँ पे हम बात करेंगे डाइवर्स ट्राइब के बारे में, मतलब ओडिशा के अंदर बहुत सारे आपको देखने को मिलेंगे ये लार्जेस्ट और मोस्ट डाइवर्स ट्राइबल पॉपुलेशन। हमारी कंट्री के अंदर आप देख पाओगे सबसे ज्यादा जो पॉपुलेशन देखने को मिलेगी ट्राइबल पॉपुलेशन वो ओडिशा के अंदर है। यहाँ पर आपको लगभग 62 ग्रुप्स देखने को मिलेंगे जो कि ओडिशा में रहते हैं, जिसमें से 13 को हमने पीवीटीजीज की तरफ पर रिकॉग्नाइज किया गया है, मतलब कि 13 ग्रुप ऐसे हैं जिनकी जनसंख्या पहले से कम हो रही है। और 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो ओडिशा जो है हमारी कंट्री में लगभग 9% ट्राइबल पॉपुलेशन को कंट्रीब्यूट करता है, मतलब ओडिशा से टोटल 9% तक ट्राइबल पीपल आते हैं। ओके, और जो ये ट्राइबल पीपल हैं अगर हम बात करें ओडिशा के अंदर कितनी है टोटल, तो ओडिशा में लगभग 22% की जितनी पॉपुलेशन है वो ट्राइबल पीपल की है।
उसके बाद बहुत सारे जो पीवीटीजीज है, मतलब बहुत सारे ये मतलब कि यहाँ पे ऐसे ग्रुप हैं जिसको मतलब पीवीटीजीज की तरह कंसिडर करा गया है, जिनकी पॉपुलेशन कम हो रही है। वो कौन कौन से ग्रुप हैं? बोंडा, बिरहोर, चुटकिया, भुंजिया, तो आप देख पाओगे ऐसे यहाँ पे ग्रुप बताए गए हैं। ये सब ओडिशा में आपको देखने को मिलते हैं। नाउ ये जो पीवीटीजीज हैं, इनको आइडेंटिफाई कैसे किया जाता है? क्योंकि जो इनकी पॉपुलेशन है वो कम हो रही है, ये लोग खत्म होते जा रहे हैं। ओके, नाउ इसके रिगार्डिंग एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, जिसमें यहाँ पर लिखा हुआ है पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स जो हैं, जैसे कि बोंडा, बिरहोर, चुटकिया, ये सब आपको कहाँ पर कौन से स्टेट से देखने को मिलेंगे, कौन से स्टेट से बिलोंग करते हैं? तो करेक्ट आंसर है बी, ओडिशा से ये सारे ग्रुप्स बिलोंग करते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। नाउ आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ, आज का लास्ट आर्टिकल, जहां पे बात करी गई है साइक्लोन तौकते के बारे में, यानी कि आईएमडी जो हमारा मौसम विभाग है, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, इसके द्वारा कहना यह है कि हमारे इस वाले एरिया में, आप देख पाओगे इंडिया का मैप है और ये जो रीजन है वेस्टर्न साइड वाला, तो इस वाले रीजन में हो सकता है ये साइक्लोन देखने को मिले, साइक्लोन तौकते। ओके, और ये जब आएगा तो इसकी जो विंड स्पीड होने वाली है वो 150 से लेकर 160 किलोमीटर पर आवर की स्पीड होगी। मतलब आप समझ सकते हो साइक्लोन में होता क्या है, बहुत तगड़ा स्टॉर्म आता है, बहुत तगड़ी आंधी सी आती है जो कि काफी सारी चीजें बर्बाद कर देती है। ओके, ये बनता कैसे है? आप देख पाओगे जो ओशियन है उसके अंदर ये साइक्लोन बनता हुआ नजर आता है। जो लो प्रेशर है ना, लो प्रेशर की वजह से देखने को मिलता है, मतलब जो गर्मी पैदा हो रही है इस ओशियन में, गर्मी के होने की वजह से यहाँ से क्या होता है, इवेपोरेशन होता है। मतलब कि जो भाप बन के निकलती है और वो जो भाप है जैसे जैसे ऊपर जाती है वो ठंडी होने लगती है, फिर वो वापस से लिक्विड में बदलने लगती है, लिक्विड में बदलने लगती है तो वापस से एक हीट वो छोड़ती है। फिर यहाँ पे क्या होता है, उससे लो प्रेशर डेवलप होता रहता है और जो काफी सारे बादल घने घने बन जाते हैं, और फिर उसके बाद यहाँ पर ये हवाएं चलने लगती हैं, और जो हाई प्रेशर यहाँ पे अगर आसपास कहीं हाई प्रेशर होगा वो खिंचता हुआ चले जाता है लो प्रेशर की तरफ, और फिर उसके बाद ये आंधी काफी तगड़ी देखने को मिलेगी। देन आ जाता है साइक्लोन। या आप जब जीसी लियोंग की बुक पढ़ोगे तो उसके अंदर पूरा ये साइक्लोन के बारे में समझाया गया है। ओके, तो अभी फिलहाल इतनी सी न्यूज थी कि साइक्लोन तौकते आ सकता है कहां पर, इस वाले रीजन में। ओके, इस वाले पर्टिकुलरली इस वाले रीजन में, और हो सकता है ये गुजरात वाले रीजन में, साथ ही साथ गुजरात के बाद ऊपर जाओगे तो आपको पाकिस्तान देखने को मिलेगा, तो इस वाले रीजन को भी हिट कर जाए। ओके, तो यहाँ पे एक चेतावनी सी दी गई है, और जो नेशनल डिजास्टर रिस्पांस जो फोर्स है उसकी टीम को फैला दिया गया है। लगभग 24 टीम को फैलाया है केरला, कर्नाटका, तमिलनाडु, गुजरात और महाराष्ट्र में। तो आपको यहाँ पर इसके बारे में ध्यान रखना है, ऐसा कुछ भी हो सकता है। नाउ इसी के साथ करते हैं हम लोग अपने इस लेक्चर को समाप्त। आई होप आप लोगों को सभी चीजें क्लियर हो गई होंगी। आज मेरी हालत खराब हो गई इतना लंबा लेक्चर रिकॉर्ड करने में, ठीक है, तो हो सकता है ये काफी लंबा हो गया हो, लेकिन काफी चीजें इंपॉर्टेंट है, और साथ ही साथ मैंने यहाँ पे क्वेश्चंस भी सॉल्व करवाए। तो मतलब ये जो वीडियो है, आप आधे से 1 घंटा निकालो, वीडियो देखो, आपका काम हो जाएगा। द हिंदू देखो, फिर उसके बाद आपको कोई करंट अफेयर पढ़ने की जरूरत नहीं है। ना इसके साथ करते हैं हम लोग अपने लेक्चर को समाप्त। लेकिन एक चीज और, पीडीएफ चाहिए, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम लिंक दिया है। प्रॉब्लम होती है, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इंस्टाग्राम लिंक दिया है, वहां पे जाकर ज्वाइन करो और आके अपने क्वेश्चंस पूछो। मिलते हैं आप लोग नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे।